Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 23rd November 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का पहला जो आर्टिकल है, it is with regard to दिल्ली का pollution, right? So आप जानते ही होंगे 2-3 दिन से ये न्यूज आ रहा है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये काफी बढ़ रहा है एंड ये कोई नई बात नहीं है. दिस हैज बीन ओवर द इयर्स. ये विंटर जब आता है वी ऑलवेज सी कि दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली इज इन द न्यूज की स्मोक ज्यादा है, बच्चों का स्कूल कैंसिल हो गया है, वर्क फ्रॉम होम दिया है. यू नो ऑल ऑफ दीज न्यूज आर्टिकल्स वी आर एबल टू सी स्पेशली व्हेन विंटर कम्स. अभी इसका रीजन क्या है? रीजंस कई है, जैसे कि एक बड़ा सा रीजन है व्हीकल एमिशन, राइट? जो बहुत सारे व्हीकल्स वहां पे हैं जिसके कारण जो व्हीकुलर एमिशंस होते हैं दैट कॉजेस पोल्यूशन. द अदर रीजन इज स्टबल बर्निंग. स्टबल बर्निंग क्या होता है? स्टबल बर्निंग जो द नेबरिंग स्टेट्स है दिल्ली के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राइट? यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, किसान क्या करते हैं आफ्टर द सीजन, ये जो बचे हुए क्रॉप्स जहाँ पे खेती बाड़ी जब खत्म होती है, जो रेसिड्यू बचता है उसको ये बर्न करते हैं, राइट? वो बर्न क्यों करते हैं? मैन्युअल काम से कम करने के लिए, राइट? सो दैट दे डोंट हैव टू मैन्युअली प्लक इट. दे बर्न दीज पर्टिकुलर रेसिड्यूज दैट आर देयर ऑन द फील्ड्स, जिनके कारण क्या होता है? जिसके कारण पोल्यूशन होता है. थर्ड रीजन है इंडस्ट्रीज से आते हुए पोल्यूशन, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पोल्यूशन आता है, जो डस्ट एनवायरनमेंट में रहता है. ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग पोल्यूशन. तो ये तो हमने देखा रीजंस फॉर द पोल्यूशन इन दिल्ली. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो दिल्ली है हमारा कैपिटल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है यू हैव टू रिमेंबर इंडिया का रैंक वैसे थर्ड में आता है बट वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में दिल्ली का नाम पहले आता है. एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज बेगूसराय, बिहार. तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं. अभी जानते हैं कि आज के आर्टिकल में क्या बताया है. आज के आर्टिकल में बताया है जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे GRAP रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा. सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के बोला है, उन्होंने बताया है कि लैप्सेस हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में इन द प्लान. अब ये GRAP होता क्या है ये समझते हैं. तो GRAP का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको जानना है, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GRAP. सो व्हाट इज इट? Graded Response Action Plan, right? Graded Response Action Plan. सो यहाँ पे ये जो प्लान दिया गया है, राइट, दिस इज सो दैट हम एयर पोल्यूशन को टैकल कर सके इन द दिल्ली NCR रीजन. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क कि NCR और NCT का डिफरेंस क्या है. दिल्ली NCR region is not only the capital, or you can say the union territory of Delhi, but it also includes, ये include करता है बाकी के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट ही इंक्लूड करता है. That is why it's called the National Capital Region, right? So Delhi National Capital Region. तो इस रीजन में जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी हमारे पास है, जो फ्रेमवर्क हमारे पास है, इसको कहते हैं GRAP, राइट? तो यहाँ पे इट इज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, और ये ट्रिगर होगा, ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होना चालू होगा when the AQI levels, the air quality index, जब पुअर लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, then you will consider this plan to be triggered, to be started. अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, पहले ये समझते हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स ये दिया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ताकि लोगों पे अवेयरनेस हो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट? तो टू इंश्योर द कम्युनिटी, टू क्रिएट अवेयरनेस, ये गवर्नमेंट इशू करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स. इसके 8 इंडिकेटर्स होते हैं. कैसे हैं ये 8 इंडिकेटर्स, आइए जानते हैं.
So here you have particulate matter 2.5, particulate matter 10. ये particulate matter क्या है? This is the size of the particle. जो dust का size होता है, it could be 2.5 microns, it could be 10 microns. तो depending on the diameter of the size of the dust particle, इसको 2.5 और 10 घोषित किया है. इसके अलावा you have CO, that is carbon monoxide. You have ozone, that is O3. ये भी एक greenhouse gas ही है. Further, you can talk about SO2, that is sulfur dioxide, and NO2, that is nitrogen dioxide. Then you can talk about ammonia, and finally you can talk about lead, that is PB. ठीक है, इसका टर्म है ये. So these are the 8 indicators जो measure किया जाता है to find out the air quality index. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर नंबर इसका 0 से 50 के बीच में आता है, दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ एयर इज गुड. अगर ये 51 से 100 इट इज सेटिस्फैक्टरी, 101 से 200 इट इज कॉल्ड एज मॉडरेट, 201 से 300 इट इज पुअर, 301 से 400 इट्स वेरी पुअर, 401 टू 450 इट इज सिवियर, और अगर 450 से ज्यादा हुआ इट विल बी वेरी सिवियर और सिवियर प्लस. ठीक है, सो रिसेंटली दिल्ली का जो एयर AQI जो है ये 450 तक पहुंच गया था, 450 से ज्यादा पहुंच गया था. सो इट वाज वेरी सिवियर. सो इतना बुरा हाल है दिल्ली का. अभी ये जो कंडीशन है इट हैज कम टू सिवियर एंड इन द रीसेंट टाइम्स इट इज सीन एज वेरी पुअर. तो ये कम कम हो रहा है, राइट. सो According to we just saw GRAP, Graded Response Action Plan. कब लागू होगा, कब ट्रिगर होगा? जब AQI कब होगा? पुअर, ये जो थ्रेशोल्ड है पुअर से ज्यादा अगर होगा देन GRAP will be implemented, right? So ये आपको ध्यान में रखना है कौन से स्टेटस में ये चेंज होता है. Let us go back and now understand what are the stages of GRAP, right? So GRAP के यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं. कौन से हैं ये 4 स्टेजेस? एक है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता है, इट इज सेट द फर्स्ट स्टेज ऑफ GRAP. देन वी हैव द सेकंड स्टेज जब वेरी पुअर होता है, देन थर्ड स्टेज ड्यूरिंग सिवियर एंड फोर्थ स्टेज ड्यूरिंग सिवियर प्लस और वेरी सिवियर, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा होता है. वी जस्ट सॉ the 4 stages. So पुअर से ज्यादा एक क्वालिटी इंडेक्स हो गया देन GRAP gets triggered, और इसके स्टार स्टेजेस हैं. अभी कौन सा स्टेज हो रहा है? अभी GRAP 4th स्टेज में आया है, बिकॉज मैंने कहा था ना कि एयर क्वालिटी वेरी सिवियर था दिल्ली में, दैट इज द रीजन. तो अभी सून इट इज सेड कि November 25th सुप्रीम कोर्ट वापस से चेक करेगी कि शुड वी चेंज रादर देन दैट द एयर क्वालिटी CAQM, ये बॉडी ये चेक करेगी कि इसका जो प्लान है क्या हमको इसको रिड्यूस करना है टू सेकेंड स्टेज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेजेस? इसका डिफरेंस है जब ज्यादा स्टेज इट इज ऑन द हायर लेवल स्टेज, जैसे कि स्टेज 4, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. जैसे कि बाहर की गाड़ियां दिल्ली के अंदर आ नहीं सकती, जैसे हेवी ट्रक्स और सब होते हैं, राइट. तो चेक पॉइंट्स में दे डोंट अलाउ दीज ट्रक्स टू कम इनटू इंडिया टू दिल्ली सो दैट द पोल्यूशन इज लिमिटेड. तो ऐसे करके जैसे जैसे स्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द GRAP. अभी कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, कौन डिसाइड करता है? नाउ दिस इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, जो बना था 2021 में. ओके, 2021 अगस्त में 2021 में बना था टू ओवरसी द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी देखता है, 2021 में बना था ताकि कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज भी हो विद द नेबरिंग कंट्रीज, विद द नेबरिंग स्टेट्स, एज वेल एज टू इंश्योर द एयर पोल्यूशन इज टैकल्ड इन द दिल्ली NCR रीजन. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू द GRAP and the AQI. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू क्रिटिकल मिनरल्स. तो ये इकोनॉमिक्स से हम रिलेट कर सकते हैं, आज के द हिंदू में ये दिया गया है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. तो यहाँ पे नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है कह के कि जो
कोकिंग कोल है, राइट, यू कैन सी अ कोकिंग कोल, इसको क्रिटिकल मिनरल्स में ऐड किया जाए। अभी क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, राइट, ये लिस्ट में क्यों ऐड करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो पहले ये जान लेते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली दोज मिनरल्स जो आपके कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ठीक है, तो इसको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। सो अगर ये मिनरल्स ना हो देन इट कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो वर्ड्स आपको याद रखना है, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा ये अफेक्ट करेगा आपका नेशनल सिक्योरिटी। So why are critical minerals very important? Because they affect not only the economic development but national security. आइए समझते हैं what does this mean. So जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर, ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर। Now why is copper very important? हमको पता है कि copper is a good inductor and ये हर जगह यूज होता है। In any field you see copper wires यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका इस्तेमाल सभी सेक्टर्स करते हैं, राइट। तो अगर इसकी कमी हो, इसकी इसकी मात्रा कम पाए गए इन इंडिया, what will be the problem here? This will not only affect the economic development, right? ये तो affect होगा ही, but this can severely affect our supply chains. ये अफेक्ट करेगा हमारी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। तो एक पूरा सब सेक्टर्स में ये अफेक्ट होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उस मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। अभी कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं वर्ल्ड में? नाउ दैट डिफर्स, हर स्टेट या हर कंट्री अलग अलग मानता है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे कि यूएस जैसे कंट्री 50 मानती है, राइट, ईयू मानता है कि अराउंड 34, जापान मानता है अराउंड 20। सो एवरी कंट्री मानता है अपने अपने हिसाब से जो वो क्रिटिकल मिनरल्स डिसाइड करते हैं। इंडिया ने कितना माना है? इंडिया मानती है कि उनके लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड हु डिसाइड्स दिस? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नोटिफिकेशन जारी करती है एंड दिस इज वेयर दे डिसाइड कि कौन से हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि कौन से हैं हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ में मैंने सभी नेम्स मेंशन किया है, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्राफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोल्बिडेनम, नियोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, potash, REE, that's rare earth elements, then rhenium, silicon, strontium, tantalum, tellurium, tin, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, selenium and cadmium। अभी आप पूछोगे कि क्या हमको ये रटना है? रटना नहीं है, बट यहाँ पे you have to have an idea कौन से आपके critical minerals हैं। Okay, so the more common minerals that you see, that you find कि ये जो minerals अगर ना हो, that can affect our economy, it can affect supply chains, so that minerals, right? तो यहाँ पे आप देखेंगे नहीं ये lead, right? Those kind of minerals you will not find here. You will find like minerals like tin, titanium, silicon, जो आप use करते हैं semiconductors में, right? You use germanium, silicon, they are part of semiconductors. और हमको पता है कि ये जो superconductors हैं, semiconductors हैं, they are so important for our economy, right? So that is why this is how you have to remember with regard to what are your critical minerals. So यहाँ पे कौन सा क्रिटिकल मिनरल ऐड करने को बोला है नीति आयोग ने? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यहाँ पे कोकिंग कोल, इसको ऐड करने बोला है, ठीक है, कोकिंग कोल को ऐड करने बोला। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोकिंग कोल? इससे क्या हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, देखते हैं। तो कोकिंग कोल किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्रोडक्शन। तो स्टील प्रोडक्शन के लिए कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है
एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टील जो है हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानते हैं, राइट। तो इसीलिए ये कहते हैं कि क्रिटिकल मिनरल के लिए ये ऐड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग। और दिस विल नॉट ओनली अफेक्ट द स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बाकी के इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट करते हैं, राइट। स्टील का इस्तेमाल हम सभी बिल्डिंग्स और सब में करते हैं। फर्दर अगर हम देखें कि इसका एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड है कि दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ you can say employment opportunities for people, so that is why it's like a trickle down approach, ये सभी areas में ये affect करेगा। So this is one of the large job creators with regard to the industries जहाँ पे steel का इस्तेमाल होता है, right? So that is why construction infrastructure, that is why they are saying कि coking coal का यहाँ पे addition होना चाहिए। We are going to see अगर ये होता है, ये बस एक रिपोर्ट है, तो अभी आप इसमें ध्यान रखना कि सिर्फ 30 ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एंड इन द लेटर टाइम वी विल सी अगर ये भी ऐड होता है कि नहीं। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू अ टाइगर रिजर्व। तो आपने पढ़ा होगा, ये कुछ दिनों की बात, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर की बात है, दैट छत्तीसगढ़ गेट्स अ न्यू टाइगर रिजर्व। सो वील अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास तामोर पिंगला, गुरु घासीदास तामोर पिंगला। तो ये जो छत्तीसगढ़ का 4th सच टाइगर रिजर्व है। सो देयर आर ऑलरेडी 3 वर देयर, नाउ दिस इज द 4th वन। टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? इंडिया में टोटल अभी 56 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर कि टाइगर रिजर्व, why are we having such an instrument or such an institution to protect or conserve tigers? What is the reason? ये पहले जल्दी से हम जान लेते हैं। So जब 1973 में इंदिरा गांधी started something known as Project Tiger, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कौन से नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था? दिस वाज स्टार्टेड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? इट इज इन उत्तराखंड, राइट। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जहां पे हमने डिसाइड किया कि हम कंजर्व करेंगे हमारे नेशनल एनिमल टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। हाउएवर कमिंग टू 2006 में क्या हुआ? अगर हम हमारा टाइगर काउंट देखें, इट वॉज बेयरली अबाउट 1400, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, just write it once again, approximately 1400 was the tiger population. तो ये कम होता रहा, and that is when we decided to take this very seriously, and we also established a body या an organization authority जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब आई? 2006 में, when we wanted to really realize the goal of Project Tiger। तो ये जो NTCA है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंप्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट टाइगर। ये किस एक्ट के द्वारा बनी थी? ये बनी थी विद रिगार्ड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। यू हैव टू रिमेंबर दीज डेट्स, राइट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये एक बॉडी बनी थी ताकि दे आर गोइंग टू रियलाइज द गोल ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में जो टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है ये कम होते गया। अगर अभी की बात की जाए, ओके, सो रिसेंट डेटा दैट वी हैव इज 2022 का।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3600 टाइगर्स, 3600 से ज्यादा यहाँ पे टाइगर्स, 3682 इज द रियल नंबर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू 2022 जो लास्ट हमारे पास काउंट है इसके अकॉर्डिंग। सो यू सी दैट हमने ये जो नंबर है ये काफी बढ़ा दिया है टू द करंट पॉपुलेशन। और अगर पूछा जाए कि IUCN स्टेटस क्या है टाइगर का, देन इट इज एंडेंजर्ड। ठीक है, so the IUCN status of the tiger is endangered, is something that you remember. टाइगर डे कब बनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, ओके, देन योर आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर कॉन्सेंट्रेशन है, एज वेल एज अगर क्वेश्चन भी आता है कि ज्यादा टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में है, तो भी मध्य प्रदेश इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर विद रिगार्ड टू द टाइगर पॉपुलेशन। और अभी छत्तीसगढ़ में 56 ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व आया है, नाम है इसका गुरु घासीदास दामोर पिंगला। ठीक है, सो दिस यहाँ पे यू हैव द रिवर हासदियो भी यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व with regard to even the ecology or the changes that it gives to the environment. तो ये था article. Let's proceed to the next question. Okay, so next passage है अर्जेंटीना के बारे में। So अर्जेंटीना जो है ये पेरिस अग्रीमेंट से बाहर आना चाहता है। तो ये न्यूज है कि ये बाहर आएगा मोस्टली, दैट इज व्हाट वी हैव, इट्स कंसिडरिंग, ये सोच रहा है कि वो बाहर आए। अभी तक ये बाहर नहीं आया, इनफॉर्मल इन्होंने रिकग्निशन नहीं दिया है। बट समझते हैं क्या है ये पेरिस ट्रीटी और अर्जेंटीना क्यों निकलना चाहता है बाहर। सो अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम है ज़ावियर मिले, राइट। अगर आपने कल का आर्टिकल देखा, हमने ब्राजील के प्रेसिडेंट के बारे में देखा। सो इंश्योर कि यू आर रिफरिंग टू दीज आर्टिकल्स, जो पैसेजेस है, जो वीडियोस है, कंटिन्यूटी में देखो, बिकॉज फिर आपका करंट अफेयर्स अप टू डेट होगा, टॉप नॉच होगा, एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल कि आप एक दिन भी मिस ना करो, राइट। ऑल दीज फैक्ट्स विल बी रिमेंबर्ड। नहीं तो जब एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स गेट एंग्शियस, पता नहीं चलता उनको कैसे पढ़ना है। बट इफ यू हैव फॉलोड द डेली न्यूज एनालिसिस फ्रॉम डे वन, आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ओके, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये एक दिन में सब नहीं होता, ये हर दिन थोड़ा करने से आपका नॉलेज काफी बढ़ेगा। सो लेट्स गेट बैक टू अंडरस्टैंडिंग। ज़ावियर मिले ये विड्रॉ करना चाहता है फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट। सो व्हाट इज दिस पेरिस अग्रीमेंट, ये जान लेते हैं। सो पेरिस अग्रीमेंट आया था एक कॉप में। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज अ कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जैसे अभी का कॉप 29 हो रहा है, राइट। कॉप 29 कहां पे हो रहा है? बाकू, अजरबैजान, राइट। सो वैसे ही एक कॉप और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो है कॉप 21, ठीक है, ये 2015 में हुआ। इस पर्टिकुलर कॉप में ये पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था। हाल ही की बात है, मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट the name is such because it was the conference of party was in Paris, फ्रांस में ये कॉप हुआ था, इसीलिए पेरिस अग्रीमेंट नाम है। नाउ पेरिस अग्रीमेंट क्या बताना चाहता है? ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो बताना चाहता है कि हर कंट्री कुछ काम करेगी, कुछ प्लेजेस लेगी ताकि वो गोल अटेन कर सके, टू एंश्योर कि जो ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर है ये बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। बिकॉज क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से ही क्लाइमेट चेंज होगा, राइट। दिस विल अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, दिस विल अफेक्ट द वेदर चेंज, पानी का लेवल बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हमको इस इवेंट से, घटना से बचना है, हमको टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर इट इज कमिंग कि 2 डिग्री सेल्सियस का इन्होंने टारगेट रखा कि इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड 1.5 इज वेयर वी आर परस्यूइंग कि हमको इसको मेंटेन करना है।
1.5 से ज्यादा नहीं और 2 से तो बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज व्हाट द पेरिस अग्रीमेंट है। तो अगर पेरिस अग्रीमेंट को फुलफिल करना है, सब कंट्रीज ने अपने अपने प्लेजेस दे दिए। इन प्लेजेस का नाम है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आई एम राइटिंग इट हियर, एनडीसीज कहते हैं इसको, नेशनली डिटरमिन्ड contributions. So these are the contributions that are given by each country. जैसे इंडिया ने भी contribution दिया है, इंडिया ने भी pledge रखा है, जैसे कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, जैसे सोलर विंड से बनाएंगे by 2030. So every country has given this pledge. राइट तो यहाँ पे सब कंट्रीज ने अपने अपने प्लेजेस दिए कि हम फुलफिल करेंगे ताकि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अभी क्या हो रहा है, अभी जो अर्जेंटीना है ये निकलना चाहता है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू रिमूव देमसेल्व्स फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट। क्या कोई कंट्री ने पहला ऐसा किया है? बिल्कुल किया है। कौन सी है ये कंट्री? यूएसए। चौंक गए ना? यूएसए जब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में आया था, राइट, ये कंट्री ने पुल आउट कर लिया था, दे गॉट आउट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। बट जब ट्रम्प का खत्म हुआ टर्म, वी हैड जो बाइडेन जो आए थे, यूएसए देन अगेन जॉइंड द पेरिस अग्रीमेंट, दे जॉइंड द UNFCCC। पर अभी यही स्पेकुलेशन है कि अगर वापस से अभी ऑब्वियसली जो बाइडेन का टर्म खत्म हुआ, वी हैव द एक्स प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मर, यू कैन से ट्रम्प वापस से सत्ता में आ रहे हैं, तो वो क्या वापस से पुल आउट करेगा यूएसए को, ये जानना बाकी है। बट अर्जेंटीना प्लान कर रहा है इसी के अकॉर्डिंग कि वो इसमें आना नहीं चाहता। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है, इट्स अ वेरी वियर्ड रीजन आई वुड से। रीजन उनका ये है कि ही इज नॉट अ बिलीवर, ये डिनायर है क्लाइमेट चेंज। उनको नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। सो ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहते हैं जावियर मिले, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। फर्दर ही ऑल्सो स्टार्किंग इशू है ये है कि अर्जेंटीना जो है काफी एमिशंस करता है, राइट। तो अगर हम डेटा देखें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ अफ्रीका अमेरिका। फर्दर ये 24th लार्जेस्ट कंट्री है जो इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस देता है। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो है, रिसोर्सेज है इनके पास शेल गैस, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो even despite having so much of resources, if you are backing out of such an important agreement, ये environment के लिए कितना खतरे की बात है। So this is what is the issue with regard to Argentina, why it is backing out. फर्दर अगर पेरिस अग्रीमेंट से निकलना है, कैसे निकलते हैं कंट्रीज ये भी जानते हैं। वी हैव आर्टिकल 28 अग्रीमेंट का, पेरिस अग्रीमेंट का आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर मेनली फॉर अ कंट्री टू विड्रॉ इट्स मेंबरशिप। ओके, विड्रॉ करना है ट्रीटी से, आर्टिकल 28 बताता है। सो फर्स्टली जब पेरिस अग्रीमेंट फोर्स में आया, सो 2015 में कॉप हुआ, अगले साल ये फोर्स में आया यानी कि 2016 में। तो 2016 के बाद 3 साल बाद कोई कंट्री निकल सकता है, इसके पहले कोई कंट्री नहीं निकल सकती, राइट। सो 2016 के बाद 2019 में कंट्रीज कुड लीव। फर्दर आपने विड्रॉल नोटिफिकेशन अगर दे दिया, यूएन को अपना विड्रॉल नोटिफिकेशन दे दिया, ये इमीडिएटली आपको निकालेंगे नहीं, आपको 1 साल रहना है, आपको अपना प्लेजेस खत्म करना है, राइट, एंड यू आर एबल टू लीव आफ्टर 1 ईयर। सो दैट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, जो वो कहते हैं कितने साल के बाद वो एग्जिट करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 28 टाइमलाइन यही है कि 1 साल के बाद ओके ये विड्रॉल आप यू आर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप, 1 साल है आपके पास, यू कैन कंप्लीट द प्लेजेस एंड 1 साल के बाद फिर आपका टर्म खत्म होता है, यू कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द पेरिस ट्रीटी। तो ये था पूरा प्रोसीजर एंड व्हाई अर्जेंटीना प्लान्स टू एग्जिट द पेरिस अग्रीमेंट। आइए जान लेते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ दिस इज बाकू के कॉप 29 के बारे में। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कॉप जो प्रेसिडेंट है
ओके, सो कॉप के प्रेसिडेंट होते हैं जो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग में। तो कौन था कॉप 29 का प्रेसिडेंट? एंड रिमेंबर ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ये कोई मिनिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिस्टर जो इनका नाम है मुख्तार बाबायेव, मुख्तार बाबायेव। तो ये रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉप 29। और अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा है अजरबैजान का तो ये भी आप ऐड कर लेना, ही इज अली आसादोव, अली आसादोव। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द होल केस? आई did not discuss this yesterday क्योंकि नवंबर 11 से नवंबर 22 ओके, ये था टर्म फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉप 29। पर क्या हुआ, इन्होंने आज का डेट 23 है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 23 को पूरा हम विस्तार में डिस्कस कर पाएंगे। बट अफसोस की बात यह है कि कल के दिन उन्होंने बोला कि हम एक दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मीटिंग नवंबर 11 से लेके अभी 23 तक है। सो अभी तक ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग दिस टुडे। ये मैं मंडे के डिस्कशन में ये ऐड करूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द टेकअवेज फ्रॉम द कॉप 29, राइट? बिकॉज अभी भी ये लास्ट एग्रीमेंट जो फाइनलाइज नहीं हुआ है, सो जब ये फाइनलाइज होगा, दैट इज आज के दिन होगा, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस ऑन द मंडेज डिस्कशन। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अबाउट द कॉप 29 और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स और सब है। Let's understand the last article of the day. Last article है एक स्टडी के बारे में जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। तो ये वर्ल्ड बैंक बेस्ड समिट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक आया था 1944 एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस का नाम। और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनफैक्ट और एक बॉडी आई थी जिसका नाम है IMF। सो दो ग्रुपिंग्स बने थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द both these organizations. So यहाँ पे इन्होंने एक स्टडी दिया है with regard to jobs at your doorstep and this is mainly with regard to, ये बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में है ये ज्यादा आपको स्किल्स पहुंचाएंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज व्हाट द बेस इज। यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, एग्रीकल्चरल जॉब्स करता है। सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जॉब्स जो है 45% ऑफ द पॉपुलेशन करता है। अब बट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। तो जीडीपी में या इकोनॉमी में कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है? जीडीपी जो प्रोडक्शन है या जो आउटकम है ये सर्विसेज सेक्टर देता है। सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर जैसे कि आईटी, फाइनेंस, ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जॉब्स के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है? जॉब्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्किलिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वी आर एबल टू नॉट ओनली जनरेट एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज किया था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, और जो लेबर मिनिस्टर या यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर है, कौन है ये? मनसुख मांडविया, इन्होंने ये रिलीज किया था ये रिपोर्ट। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे थे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसी के रिलेटेड 20 क्लैट क्वेश्चंस, जीके से रिलेटेड है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। आई विल सी यू देयर। थैंक यू।